नमस्कार, आदाब। मैं शरिया से स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रामबन से राहुल गांधी ने फूका चुनावी बिगुल, बोले बीजेपी चाहे ना चाहे लेकिन उसे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना ही होगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को झटका, शरद पवार ने सीएम पद के चेहरे को लेकर दिया बड़ा बयान। एलजी का पावर बढ़ाने पर सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान, बोले चुनी हुई सरकार के छीने जा रहे हैं अधिकार। हरियाणा चुनाव से पहले दिल्ली में हुआ आप कांग्रेस का गठबंधन। यूपी के सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले बुलडोजर पर सबका हाथ फिट नहीं बैठता, इसे चलाने के लिए चाहिए ताकत। जेलेंस्की की बड़ी मुश्किलें, एक के बाद एक यूक्रेन के 4 कैबिनेट मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के रामबन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे और जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज देश में नफरत फैला रही है, उनका काम नफरत फैलाना है, लेकिन हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में राज्यों का बंटवारा तो कई बार हुआ, लेकिन पहली बार स्टेटहुड को छीना गया है। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीना गया है। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना है। उन्होंने बीजेपी को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि केवल राज्य को ही समाप्त नहीं किया गया, बल्कि लोगों का अधिकार भी छीना गया है। राहुल ने कहा है कि हम चाहते थे कि पहले आपको राज्य का दर्जा वापस मिले, फिर चुनाव हो, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है। उनका कहना है कि पहले चुनाव होगा, फिर राज्य के दर्जे पर बात होगी। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयार तेज है और इसी बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दोनों पहलवानों ने चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। केवल यही नहीं, पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस से दोस्ती के कई ऐसे पल दिखे जिन्हें इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसका अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है। दरअसल साल 2023 से चल रहे भारतीय पहलवानों के विरोध का कारण भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह थे। पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया था। इस समय से ही पहलवानों की भाजपा से नाराजगी साफ नजर आ रही थी। दरअसल पेरिस ओलंपिक गेम्स में बड़े निशाना हाथ लगने के बाद जब पहलवान विनेश फोगाट देश वापस आई तो हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें खुद दिल्ली एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया था। इसके बाद उनके गांव तक रोड शो भी किया था। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर बवाली पहुंचने तक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को जोर इस दौरान भी मिला जब दोनों की राहुल गांधी से मुलाकात हुई। 1-2 दिन में कांग्रेस हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। वहीं कैंडिडेट लिस्ट जारी होने से पहले पहलवानों की ये मुलाकात इस बात का संकेत और मजबूत कर रही है कि पहलवान फोगाट और पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतर सकते हैं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो गठबंधन हुआ है उसमें हम कामयाब होंगे। ये हमारे पूरे देश की बड़ी आवाज़ है। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग समझेंगे कि हम चाहते हैं कि राज्य तरक्की करे और इस समस्या से बाहर निकले। मैंने पहली बार राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनते देखा है। हमें राज्य का दर्जा वापस लाना है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि लोग समझते हैं कि हम लोग कोई अच्छा काम कर सकते हैं, इन लोगों को इन मुश्किलों से निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन है उमर साहब की आज फार्म बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी बख्शेगा। बीजेपी का सारा कार्डर यहाँ पर है एनसी को तोड़ करने के लिए। अल्लाह सलामत रखे सबको। जी और क्या कह सकते। लेकिन कल महबूबा मुफ्ती ने सबसे क्लेम की है, ये वाजपेयी का दौर था जब मुफ्ती सईद ने डायलॉग प्रोसेस खत्म किया। फारूक साहब तो आज बात कर रहे हैं और लेटर उन्होंने भी मैं महबूबा जी को कोई जवाब नहीं दूंगा जी। वो जो कुछ भी बोलती हैं उनका कोई पता नहीं लगता वो क्या बोलती। एक्सपेक्टेशन क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस? बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है हमारी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इत्तेहाद हुआ है इंशाल्लाह उसमें हम लोग कामयाब होंगे। क्या अलायंस में जो राहुल गांधी का विजिट यहाँ होना किस तरह? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हमारे वतन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आवाज है कि जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये हैं, उनके लिए एक थप्पड़ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के लोग ये समझेंगे कि हम चाहते हैं कि रियासत आगे तरक्की करे और इस मुश्किल से निकले। मैंने पहली दफा देखा है कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए इसको बदलाना है, इसको फुल से स्टेटहुड आना है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ये अलायंस एनसी की मजबूरी है। एक मजबूरी नहीं है, जरूरत है। हमने सबको लेकर चलना है। महाराष्ट्र में जारी सियासी गहमागहमी के बीच एनसीपीएससी के प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कोल्हापुर में कहा है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पहले ये देखना होगा कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनकर आएंगे, उसके बाद संख्या बल के मुताबिक फैसला होगा। उनके बयान से साफ है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और एनसीपीएससी का गठबंधन एमबीए चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं करेगा। पवार का ये बयान उद्धव ठाकरे के लिए झटका माना जा रहा है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के कई नेता और सीएम चेहरे को लेकर पैरवी करते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी के पास अगर कोई चेहरा है तो वो इसकी घोषणा करे, हम उसका समर्थन करेंगे। उनका ये बयान तंज के तौर पर देखा गया। हालांकि बाद में विवाद होने पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका चेहरा महाराष्ट्र में सभी को स्वीकार है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से अपने सीएम के चेहरे की घोषणा करने के लिए कहकर क्या गलत कहा है। उन्होंने अपनी दरियादिली दिखाई है। महाराष्ट्र में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ एमबीए का मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति से है। महायुति में भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। महायुति ने भी सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आज बदलापुर यौन शोषण मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बदलापुर की घटना पर विपक्ष तो बात कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि बदलापुर के जिस स्कूल में ये घटना हुई उस संस्था के प्रमुख भी इन्हीं के हैं। एक कोतवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। स्कूल से सीसीटीवी फुटेज किसने गायब किया? क्या सिर्फ एक सिपाही को बचाने के लिए या उसके पीछे के रहस्य को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ये बात नहीं कर रहे। हम तो बात कर रहे हैं। वो जो जिस स्कूल में ये हुआ है बदलापुर में, उस संस्था के जो प्रमुख है वो भी आपके ही है। एक कोतवाल है कोई, उनके ऊपर एफआईआर किया है, लेकिन अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज किसने गायब किया उस स्कूल से? ये संस्था के जो प्रमुख है उसने किया होगा ना। क्यों किया? क्या सिर्फ एक अपना जो सिपाही है, हाँ, उनको बचाने के लिए? क्या उसके पीछे और कुछ रहस्य है? आप देख लीजिए। तो सरकार क्या कर रही है? हम तो बोल रहे हैं ममता दीदी के खिलाफ आपने जो आंदोलन किया पश्चिम बंगाल में, वो एक राजनीति। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में लगातार जवानों को सफलता मिल रही। बस्तर में हो रही झमाझम बारिश के बावजूद नक्सल मोर्चे पर जवान पूरी बहादुरी के साथ डटे हुए हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मंगलवार को भी दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के
सीमावर्ती इलाके में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 6 महिला और 3 पुरुष नक्सली शामिल हैं। दरबार डिवीजन कमेटी के माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना का आधार पर DRG दंतेवाड़ा, MCRPF 111 बटालियन और 230 बटालियन का यंग प्लेटून का कॉम्पोनेंट है अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 3 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर कई बार लगातार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान लगातार रुक कर फायरिंग चला है। तब फायरिंग बंद हुआ। घटनास्थल के सर्चिंग के दौरान 6 महिला माओवादी सहित कुल 9 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी घटनास्थल से। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार को भी भारी बारिश हुई और भरूच शहर में शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी है। IMD ने इस हफ्ते राज्य में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इस दरमियान माननीय मुख्यमंत्री श्री के निर्देश पर कई वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ, विभागीय सचिवों के साथ, और उसमें ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए कि किसी भी तरीके से जो जान और माल का नुकसान हो उसको कम से कम किया जा सके। बिजली पड़ने से, दीवार गिरने से, बारिश ज्यादा होने से, बह जाने के चलते डेथ्स हुई, जिनमें हमने तात्कालिक राज्य सरकार और SDRF की ग्रांट से उनको 4 लाख रुपए का जो सहाय होता है वो दिया। और इसके साथ साथ कैश डोल्स, क्योंकि कई जगहों पे पानी भर जाता है तो जो गरीब लोग होते हैं उनको तत्काल कैश की जरूरत होती है, वो हमने इस बार प्रयास ये किया कि DBT ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाए और लगभग 80 to 90% जो धन है वो DBT के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में तात्कालिक 1 के 2 दिन के अंदर दे दिया गया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली में बोर्ड पैनल बनाने और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिए जाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ये केंद्र सरकार की सिफारिश पर किया गया होगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं कहा कि चुनी हुई सरकार को दिल्ली चलाने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के खिलाफ नहीं है? आजकल उत्तर प्रदेश जवाबी कव्वाली अंताक्षरी बन गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की जगह विकास हो, तरक्की हो। मान लीजिए पहले कुछ छूट गया है तो आपको कौन रोक रहा है? पिछले 6 साल से, 7 साल से आप तो करिए। या मैनपुरी में विकास करने में दिक्कत है, या जहां पे सापा, कांग्रेस या दूसरे विरोधी दल है वहां पे आपको कोई कठिनाई आ रही है? ये तो जनता को दंड दे रहे हैं जिसने जनादेश देके आपके विरोध में लोगों को निर्वाचित किया है। तो विकास करिए, खूब करिए। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा दिल्ली में बोर्ड और पैनल बनाने और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार LG को दिए जाने पर आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब उनकी दिल्ली के जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है तो फिर और ज्यादा अधिकार क्यों? उन्होंने कहा है कि जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है तो वो चाहते हैं कि पूरी दिल्ली LG द्वारा चलाई जाए, जो कि बीजेपी चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो पिछले दरवाजे से दिल्ली पर नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और जहां पे शक्तियां अर्जित करने की बात हो, ज्यादा से ज्यादा शक्तियां ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि शक्तियों का दुरुपयोग कर सकें। कैसे किया? अपना चेहरा चमकाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए सालाना की सोशल मीडिया कंपनी हायर कर रहे हैं। बोल रहे हैं जो लोग सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उनके कंधे पे सवार होकर LG साहब को प्रसिद्ध किया जाएगा। तो ये सारे के सारे काम डेमोक्रेसी जो है उसके खिलाफ हैं। चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं और लगाए हुए लोगों को शक्तियां दी जा रही हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि शक्तियां मिली हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की माने तो वो तो चाहते हैं पूरी दिल्ली ही LG चलाएं, क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती। कई बार चुनाव लड़ चुकी है, बुरी तरह हार रही है। इसलिए पीछे के चोर दरवाजे से जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को चलाना चाहती है, वो होगा नहीं। एक दूसरा मुद्दा है सर, अभी हरियाणा में गठबंधन को लेकर देखिए, मेरे को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हो सकता है हमारे हरियाणा के लोग प्रभारी जो हैं या सेंट्रल लीडरशिप इसके बारे में जानती हो, मेरे को कोई जानकारी नहीं।
दिल्ली सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर जारी बातचीत के बीच दिल्ली में तस्वीर साफ हो गई है। दिल्ली नगर निगम वार्ड कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों पार्टी शादरा उत्तरी वार्ड कमेटी में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष पद पर कांग्रेस पार्षद को आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी, जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष व स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में आपको वोट करेगी। इस कमेटी का चुनाव आज शाम 4 बजे होगा। दिल्ली नगर निगम की दिल्ली वार्ड समिति के लिए वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में पार्षद 12 क्षेत्रीय स्तर की वार्ड समितियों में से 10 के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और स्थायी समिति में एक सदस्य को चुनने के वास्ते मतदान हो रहे हैं। नगर पुलिस अधीक्षक और केशवपुरम 2 जोन में वार्ड समितियों के गठन के लिए चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि भाजपा और आप ने नामांकन नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप हरियाणा की 10 सीटों की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस 7 सीटें देने को राजी है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था। इस बीच सोमवार को कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से पूछा, आपसे गठबंधन के रास्ते क्यों नहीं तलाश रहे। इसके बाद दोनों दलों में बातचीत के रास्ते खुले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन का पूरे देश में चर्चा हुई। हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। वहीं अब इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने लखनऊ में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि हर किसी का हाथ बुलडोजर पर फिट नहीं होता है। मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि जो लोग दूसरों को बुलडोजर से डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिरा देते थे, क्या उनके मुख्यमंत्री आवास का नक्शा स्वीकृत है? कब पास हुआ? बताओ, कागज दिखाओ। जिन लोगों से आप बदला लेना चाहते थे उन्हें अपमानित करने के लिए आपने जानबूझकर उन पर बुलडोजर चलाया। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। तो क्या सरकार अब तक चला रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ माफी मांगेगी या नहीं? जहां तक दिल और दिमाग की बात है तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, वो स्टीयरिंग से चलता है। उत्तर प्रदेश की जनता किसी के भी बुलडोजर का स्टीयरिंग बदल सकती है। डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर
अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। पीड़ित परिवार के पास भी कोई नहीं जाता है। हम खुद कई घटनास्थलों पर गए, अधिकारियों से भी बात की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखिए कहाँ घटना हुई है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इसमें सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई पूछने वाला भी नहीं है। जो पीड़ित परिवार के लोग हैं कोई जाता भी नहीं है। तो हम तो लगातार इन बातों को उठाते हैं। कई घटना स्थलों पर हम खुद स्वयं गए हैं, अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हम तो शुरू दिन से कहते रहे कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मांझी कह रहे हैं कि 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था अपराधियों को। बेकार की बात है, कहानी है, क्या है, सबूत क्या है? ये सब खाली इधर का उधर, इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग करो ना न्याय। क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि दिखावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कानून पास हुआ उसमें आजीवन सजा की बात हुई है। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में फांसी होनी चाहिए। मार्ग में समझौता होता था तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी उस समय का डाटा और अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंपैरेटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता। अच्छा, बंगाल सरकार ने रेप के खिलाफ एक बिल पास किया, क्या लगता है ये पहले हो जाना चाहिए? वो दिखावा किया है, उसको तो डिजाइन कर देना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, महिला है, महिला के साथ दुराचार हुआ है, अब वो भी मानती है कि गलती हुई है। केस ये जो कानून पास हुआ है, कानून में आजीवन सजा की बात आई है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के रेप के कांड में और मर्डर कांड में हत्या ही होनी चाहिए, मतलब कि फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो कानून कुछ कम करके दिखलाया गया है क्रिमिनलों को बचाने के लिए। 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं? प्रशांत किशोर अभी हवा में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी विधेयक पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बलात्कार के मामले बहस करने के लिए नहीं होते। ऐसे मामलों में पक्ष विपक्ष नहीं होता। सरकार और प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान और झूठ एक दूसरे के पर्याय हैं। ये जरूर आया था। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर आदिवासी और दलितों पे रेप के केस होते हैं तो देश में नंबर 1 है हम। ये शिवराज सिंह चौहान साहब ये नहीं बता पाते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध, अत्याचार, अनाचार, मारपीट, उनकी सार्वजनिक पिटाई, सार्वजनिक रेप, ये भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा होते हैं। जरा आंकड़े उठा ले अपनी सरकार के, जिसमें वो मंत्री है, और फिर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी बात करके कह के केवल बीजेपी का और अपना खुद का गुणगान करके ये उस अपराध से नहीं बच सकते जिसमें बहनों को 3,000 रुपए का वादा करके आए थे, दे रहे हैं 1,200। वोट लेके सरकार बना के आ गए किसानों की, और उनको कहा था आपको 3100 और 2700 का दाम देंगे, और अब उनको मिल रहा है उनकी खेती लाभ का धंधा बनाएंगे, सब घाटे में। तो झूठ और शिवराज एक दूसरे के पर्याय। रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। यूक्रेन में संघीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं की जा रही हैं। इसके बीच 4 कैबिनेट मंत्रियों ने मंगलवार देर रात संसद अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया है। इनमें यूरोपीय मामलों के उप प्रधानमंत्री, सामरिक उद्योग मंत्री, न्याय मंत्री और पर्यावरण मंत्री ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
कमीशन ने रूस के आक्रमण के बीच यूक्रेन में हथियारों के उत्पाद को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि चारों मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर सरकार की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये भी साफ नहीं है कि क्या इनमें किसी भी मंत्री को अन्य वरिष्ठ पदों पर तैनात किया जाएगा। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पिछले हफ्ते कैबिनेट में फेरबदल के संकेत दिए थे। संसद में जेलेंस्की पार्टी के प्रमुख ने भी बयान दिया कि मौजूदा मंत्रियों में से आधे को बदला जाएगा। जेलेंस्की इस महीने अमेरिका भी जाने वाले हैं। इससे पहले ही सरकार में फेरबदल की तैयारियां हो गई हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि जेलेंस्की की कोशिश होगी कि वो जाने से पहले सरकार को दोबारा से संगठित कर सके। खबरें यह भी है कि जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने विक्ट्री प्लान भी पेश कर सकते हैं। हथियारों के उत्पादन में अपनी भूमिका निभाने वाले कमीशन सरकार में अहम पद पर थे। उन्होंने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए लिखा कि मैं रक्षा क्षेत्र में काम करना जारी रखूंगा। हालांकि एक अलग भूमिका में कमीशन की नेतृत्व में ही यूक्रेन ने अपने हथियारों को बढ़ाया। देश को अटैक ड्रोन से लेकर लंबी दूरी तक मारने वाली मिसाइलों का उत्पादन किया गया। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।